अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। जैसा कि आप सुन रहे थे, जो आज बातचीत की गई, कल रात आधी रात को खबर सामने आई MQM के हवाले से, जिसको काफ लीग के हवाले से मामलात हुकूमत से तय होने के बाद एक सबसे ज़्यादा नज़रें अगर जमी हुई थी तो वो MQM के ऊपर थी, जिनकी अपोजिशन से पीपल्स पार्टी के साथ मामलात कल आधी रात को तय हुए। और सब जो हमारी सहाफ़ती बिरादरी भी है, सब ने TV स्क्रीन के ऊपर नज़रें जमाई रखी और ये शुबा किया जा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले, चंद घंटे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुश्तरका तौर पे MQM की तरफ से की गई है और वही उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि पीपल्स पार्टी के साथ उनके तहरीरी मुआहिदा हो चुका है और अब वो साथ देने जा रहे हैं अपोजिशन का, एक बड़ी इत्तेहादी हुकूमत की MQM। अब उसके बाद मुश्तरका तौर पर अपोजिशन कह रही है कि हुकूमत की अददी जो अक्सरियत है वो ख़त्म हो चुकी है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को आज रिज़ाइन कर देना चाहिए। फिर हुकूमत है, दूसरी तरफ मुतज़ाद खबरें आती रहीं। एक बार कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब 7 बजे शाम को कौम से खिताब करेंगे, लेकिन फिर वो कैंसिल कर दिया गया। फिर अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर फवाद चौधरी तर्जुमानों के हमरा एक मीडिया टॉक कर रहे थे, जिसमें फवाद साहब के अल्फाज ये थे कि 92 के वर्ल्ड कप वाली सूरत हाल है, लग रहा है कि हम हार रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है। ये हुकूमत की तरफ से एक तो बात है। दूसरी बात, हुकूमत आज जिस चीज़ का सहारा ले रही है वो ख़त है जो आपको याद होगा 27 मार्च को प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिवील किया था जलसे में कि मेरे हाथ में ख़त है जिसके मैं कंटेंट और तफसील आपको आवाम को नहीं बता सकता, लेकिन ये एक आलमी साजिश है नो कॉन्फिडेंस की। उसकी कुछ तफसील बाद में ये रखी गई थी वफाकी वज़रा की तरफ से सामने कि ये नो कॉन्फिडेंस की जो मूव है, इसके आने से कुछ दिन पहले ये ख़त हमें मौसूल हुआ है किसी बैनुल अक़वामी ज़राए से, और उसके अंदर कहा गया है कि नो कॉन्फिडेंस अगर नाकाम हो गई तो फिर भी प्राइम मिनिस्टर और इस मुल्क के लिए बड़े सख्त उसके नताइज होंगे। इस पर बड़े सवालात कर लिए गए हुकूमत से। पूछा गया कि किसकी तरफ से ख़त आया है, अगर आप इसका जिक्र कर सकते हैं एक सियासी मामलात के ऊपर, एक आइनी ऑप्शन जो अपोजिशन इस्तेमाल करने जा रही है, तो फिर उसकी तफसील भी बता दें। आज हुकूमत ने कुछ सहाफ़ियों को इनवाइट किया, उनसे हम उनमें से एक जो वहाँ पे शामिल थे उस मीटिंग में, उनको हमने भी प्रोग्राम में मदऊ किया, उनसे हम पूछेंगे कि क्या बताया गया, लेकिन ये कहा जा रहा है ख़त दिखाया नहीं गया, उसमें क्या लिखा गया है वही बताया गया हुकूमत की तरफ से। अब दूसरी खबर ये सामने आ रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को खुफिया दस्तावेज़ात पब्लिक करने से रोक दिया है। ये खबर, इसमें यह कहा जा रहा है कि तहरीरी हुक्मनामे में वज़ीर आज़म के हलफ का हवाला दिया गया है और उनको कहा है कि आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर साहब ने हलफ लिया हुआ है कि वो कोई भी इस तरह की सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट होगी उसको पब्लिक नहीं करेंगे। तो इसीलिए गालिबन कि जो आज सहाफ़ी थे उनको बताया तो गया उसके अंदर क्या कहा गया है, जिसकी हम तफसील जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अपोजिशन जो है उसका एतमाद हर तरह से तो बढ़ा हुआ ही है, नंबर्स जो है वो बहुत आगे जा चुके हैं, जो उनके एक्सपेक्टेड नंबर थे उससे भी ज़्यादा बकौल उनके। आज सिंध हाउस में भी कुछ मज़ीद PTI के अरकान पहुंचे और उन्होंने अपना साथ अपोजिशन के पलड़े में डाल दिया। तो ये तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। लम्हा लम्हा बदलती हुई सूरत हाल है। मेरे साथ कराची से मुबश्शिर ज़ैदी साहब हैं, यहाँ पे मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए सनाउल्लाह खान साहब हमारे चीफ रिपोर्टर हैं जो आज बहुत बिजी रहे, तो उनके पास भी बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। थोड़ी देर में हमें अतर काज़मी साहब ज्वाइन करेंगे जो कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग के अंदर जो कुछ चंद सहाफ़ी मौजूद थे वो भी उसके अंदर मौजूद थे, जहाँ पर ख़त के हवाले से बताया गया। मैं सनाउल्लाह साहब आपसे स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मुबश्शिर साहब से भी हम इस ट्रांसमिशन में काफ़ी देर से बात कर रहे हैं ताकि हमें कुछ खबर आपसे मिले जिसके ऊपर हम तबसरा करें। सिंध हाउस में क्या हुआ आज, अब क्या कह सकते हैं हम कि किधर तक नंबर पहुंच गए और कौन से लोग थे जो आज शमूलियत के लिए पहुंचे हैं वहाँ पे? देखिए अब साहब, मैं सिंध हाउस तो नहीं गया, लेकिन जो उनकी वीडियो और जो टॉक्स आई है ना, तो अब उनका नंबर 196 को क्रॉस कर रहा है। मतलब इसमें अब टाइम के साथ साथ मज़ीद एडिशन शुरू हो गई हैं और मुनहरिफ अरकान ज़्यादा हैं। और बाज़ जो हम आज बात कर रहे थे तो ये भी है कि कुछ GDA के लोगों ने भी रब्ता किया है, तो GDA भी अब जाने के लिए तैयार है, लेकिन उनके कोई पीपल्स पार्टी के साथ पर्सनल इश्यूज़ हैं, वो सेटल होंगे तो GDA का भी लग रहा है। तो गेम इज़ ओवर वो नज़र आ रही है। आज सारा दिन जो हमने कवरेज की है PM हाउस के बाहर, बेचैनी वाज़े तौर पर नज़र आई है, साफ़ नज़र आई है, चेहरों पे भी नज़र आई है और गाड़ियाँ जिस तरह आनी जा रही लगी हुई थी उससे भी नज़र आ रहा है। गवर्नर सिंध, गवर्नर पंजाब, गवर्नर KPK, वज़ीर आला, तमाम लोग दिन में 3-3, 4-4 मरतबा आज वो वज़ीर आज़म हाउस आए हैं और गए हैं। DGIB और DGFIA ये लोग भी, मतलब इनको भी बुलाया जाता रहा, तो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था। लेकिन अब इतना पुरइत्माद क्यों है? आके जितने भी स्पोक्समैन हैं, आज 4 लोगों ने टॉक की है मुख्तलिफ औकात में, शेख रशीद ने की है, फवाद चौधरी ने की है, फ़रूख हबीब ने की है, फैसल जावेद ने की है, बाकी से ऑफ द रिकॉर्ड भी हमारी बातें होती रही हैं। तो वो बड़े ऑफ द रिकॉर्ड भी वही वाला एतमाद है, एतमाद तो है, लेकिन उसकी वजह क्या है जो मुझे समझ आई आज जो हम डिस्कस भी करते रहे,
कल केपी में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला है और 56 जो तहसीलें हैं उनमें कल बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। पहले मरहले में आपको मालूम है कि वहाँ पर कितनी शिकस्त हुई थी तहरीक इंसाफ को। अब मसला सर्वाइवल का इशू है, पार्टी को भी बचाना है। पार्टी तो टूट फूट का शिकार हो गई है फौरी तौर पे, मुझे ये नज़र आ रहा है। और एक और अहम इशू है, अगर देखा जाए, सुबह से देखा जाए, प्राइम मिनिस्टर ने पहले एक तकरीब में शिरकत की पासपोर्ट ऑफिस की डिजिटलाइजेशन की, और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने चंद साफ़ियों को बुलाया और उनको मैं ख़त दिखाऊंगा। जब वो वापस आए हैं तो पॉलिटिकल कमेटी, सियासी कमेटी का इजलास था जिसमें तमाम वज़रा बैठे थे। उसमें से बाज़ वज़रा फट पड़े हैं, बल्कि एक वज़ीर दिखाया गया उनको, नहीं सुने, वो बड़ा इंटरेस्टिंग वो हुए। एक वज़ीर ने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि कोट एंड कोट बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर आप, हमें तो दिखाया ही नहीं किसी काबीना को, और आप जाके प्राइवेट लोगों को दिखाने जा रहे हैं, आप पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा बन सकता है। तो आप पहले कैबिनेट बुला लें। तो उधर फैसला हुआ है, कैबिनेट आधे घंटे के वक्फे पर बुलाई गई है, आधे घंटे का टाइम दिया गया और सब वजीरों को बुलाया गया। और इसी दौरान MQM को और बाप के जो पार्लिमानी लीडर हैं जिनको दावत दी गई है, जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। और ये भी, और उसके बाद ये तय हुआ है कि जो एंकर्स आए हुए हैं उनसे कैबिनेट के इजलास के बाद मुलाकात की जाएगी। जितने भी एंकर आए थे वो बाहर नहीं आए मुलाकात के बगैर। ये ज़रूर है कि वो 2-2, 3-3 घंटे उन्हें वेट करना पड़ा, लेकिन उनकी मुलाकात हुई। काबीना को खत दिखाया या वो उसी तरीके से? खत ना काबीना को दिखाया ना साफियों को दिखाया गया है। खत का जो कंटेंट था वो बताया गया है, दिखाया नहीं। तो फिर अपनी इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है अगर जी। और खत में भी जो बात आई है, जो अब फार्मर डिप्लोमेट हो गए हैं असद मजीद, उनका एक मरासला है। और जितना मैं समझता हूँ मरासले दिन में कई मरतबा भी आते हैं। अब इसको देखना यह है कि इस मरासले की इतनी अहमियत है जितनी बयान की जा रही है। और एक और इस पूरे फैक्टर में, जब ये कैबिनेट का इजलास हुआ है उससे पहले शेख रशीद साहब आए हैं जिन्होंने आके ये बताया कि कैबिनेट का इजलास है। साथ उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कौम से भी खिताब करना है, और तमाम जो रिकॉर्डिंग की टीमें भी आ गई थी। लेकिन जब ये अनाउंस हुआ है तो फिर बाज़ इस किस्म की गाड़ियाँ आई हैं, बड़ी हाई बुलेट प्रूफ किस्म की गाड़ियाँ बड़ी तेज़ी से PM हाउस में आई हैं विद इन हाफ आवर्स। और उसके बाद वहाँ पे जो भी लोग आए हैं, जो भी क्या, एक आर्मी चीफ और DGI से जी वो दो, अब फवाद चौधरी ने बता दिया कि 2 मरतबा आए हैं, 2 मरतबा आए। और उनकी मुलाकात, जो पहली मुलाकात है, उसके बाद फैसल जावेद ने बताया कि अब कौम से खिताब नहीं करेंगे। लेकिन अच्छा ठीक है, मैं मगरब से चंद लम्हों कबल दोबारा से DGI और आर्मी चीफ वज़ीर आज़म हाउस आए हैं और वो मुलाकात हुई है। वो मुलाकात हुई है, 2 दफ़ा मुलाकातें। मुबशिर साहब, अब ये साबिक सफ़ीर कम अज़ कम बात तो रिवील हो गई है। अभी जो मुलाकात में थे उनकी भी बातें हमने सुनी, कुछ TV पे बीपर देते हुए कुछ ऐसे सहाफ़ियों की। तो ये बात तो अब वाज़े हो गई है कि ये उनकी तरफ से लिखा गया है, असद मजीद साहब की तरफ से ख़त, जिसके अंदर ऑब्वियसली एक असेसमेंट लेटर भी हो सकता है, जो बातें आप सब लोग पहले कर चुके हैं। तो अब आप कैसे देख रहे हैं इस बात को कि क्या वजह बनी कि उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने थोड़ा सा पीछे बैकफुट पे चले गए? अब तो खैर बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया है, लेकिन अहमियत क्या है अभी एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं? ये ख़त वाकई ही एक हमारे पाकिस्तानी अवाम को और जो हमारी मुल्की सियासी जो शख्सियात हैं उनको, मुनहरिफ अरकान को, उनके लिए एक हुब्बुल वतनी का सवाल है। क्योंकि जो ये जैसा उन्होंने बताया, MQM को भी दावत दी गई थी अमीनुल हक साहब को, तो उनके ऊपर फवाद साहब का मैं ट्विटर पे एक बात सुन रही थी, उन्होंने कहा ये हमारा तो काम था दिखाना, अब ये नहीं आ रहे तो उसका मतलब है इंटरेस्टेड ही नहीं है इस चीज़ के अंदर। तो अब इसकी क्या पोजीशन है ख़त की इस वक्त? देखिए, मेरे ख्याल में तो ख़त वो जो भी डिप्लोमेटिक सिफारती मरासला आप उसे कह लें, उसकी जो कंटेंट्स हैं मेरे ख्याल में उसकी अहमियत नहीं है। अब अहमियत है कि इमरान खान को ये पता चल गया है कि वो तहरीक अदम-ए-एतमाद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और उनकी जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो ख़त्म होने जा रही है। तो उन्हें एक इशू चाहिए जिसके ऊपर वो बिल्ड करें कि देखें, क्योंकि अमेरिका चाह रहा था मुझे हटाना, इसलिए तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी हुई और उनके वज़रा ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो सिफारती मरासला है उसमें तहरीक अदम-ए-एतमाद का भी जिक्र है और फिर अपोजिशन रहनुमाओं पर, खुसूसन साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ पर भी इल्ज़ाम लगाया कि वो भी मिलते रहें। तो ये जो इमरान खान की स्ट्रैटेजी है ये अब की नहीं है। उन्हें पता लग गया है कि अब वो सर्वाइव नहीं कर सकते, अब वो मज़ीद वज़ीर आज़म नहीं रह सकते, वो चले जाएंगे। तो उन्होंने अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी को क्या चीज़ सेल करनी है कि मुझे हटाया गया और किस वजह से हटाया गया,
वो जाहिर है वो ये नहीं कह सकते कि उनकी मिस गवर्नेंस की वजह से या इन्फ्लेशन की वजह से या उनकी इकॉनमी को सही तरह टैकल ना करने की वजह से या उनकी जो दीगर फेलियर्स हैं गवर्नेंस के हवाले से, उस वजह से वो 1 पॉइंट एजेंडा अब लेके चलेंगे कि अमेरिका के कहने पर ये चोर डाकू जो वो कहते हैं वो इकट्ठे हुए और उन्होंने मेरी हुकूमत ख़त्म की। ये बयानिया वो कम से कम इलेक्शंस तक लेकर के चलेंगे और क्योंकि उनकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है तो उनकी जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है वो इस चीज़ को बाय करेगी। तो इस वक्त इशू ये नहीं है कि ये सीक्रेट लेटर था, ये दिखाना चाहिए था, नहीं दिखाना चाहिए था। इस वक्त इशू ये है कि वज़ीर आज़म को एक बहाना मिल गया है कि वो ये कह सकें कि अमेरिका उनको हटाने के पीछे जो है वो एक अमरीकी इंटरनेशनल साजिश है। अमरीकी तो ज़ाहिर है वो कह रहे हैं, मैं मुल्क का नाम नहीं बताऊंगा, ताहम मेरे ख्याल में जो 20 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनमें से शायद वाहिद हैं वो जो नाम नहीं ले रहे, बाकी सबको नाम पता है। तो वो इस चीज़ को लेकर के जो है आगे अब उनकी सियासत चलेगी। सही, एक मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन अब फिर ये जो आपकी बाप भी बात कर रहे हैं, इससे लगता है कि ख़त थोड़ा पीछे रह गया है। अब वो तो क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया तो वो तो उस तरीके पर ना हो सके सीक्रेट एक्ट के तहत, लेकिन अब उसकी जो इंटरप्रिटेशन हुकूमत कर रही है, जो तशरीह कर रही है, जो इंपॉर्टेंस उसको दे रही है, जो कि आम तौर पे हम भी जिन लोगों से बात कर रहे हैं एक्सपर्ट से, वो ये कहते हैं कि एक मामूली नौयत, एक रेगुलर सी बात है, इस तरह के मामला, इस तरह के खतूत और असेसमेंट लेटर्स आते रहते हैं, वो पीछे रह गया। बयानिया हुकूमत के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, उसके अराउंड के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को दुनिया की सारी ताकतें मिल के निकालने जा रही हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि एक नंबर्स के हवाले से इस वक्त किधर हैं और इसको ख़त से जोड़ना किस हद तक रिफ्यूज दे सकता है, पनाह दे सकता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं आज की जो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में, और अब मुझे ज्वाइन कर लिया अतर काज़मी साहब ने भी स्टूडियो में, जो कि न सिर्फ फ़्लाइट पकड़ के पाकिस्तान आए इस गहमा गहमी को कवर करने के लिए, और आप हमारे साथ स्टूडियो में भी हैं। थैंक यू अतर, बड़ा अच्छा लग रहा है आज हम आमने सामने बैठ के बात करें। आप उस मीटिंग के अंदर भी मौजूद थे जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ब्रीफ किया गया सहाफ़ियों को इस ख़त के हवाले से। अब एक डिबेट है कल परसों से इस हवाले से जारी है कि अभी तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने इस मामले के ऊपर कुछ नहीं बोला। इस सिक्योरिटी रिलेटेड मामला है, अपोजिशन कह रही है पार्लियामान के अंदर लाया जाए इसको, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने चूज़ किया पहले अपनी काबीना को भी दिखाने का ऐलान करने से पहले कि वो चंद सहाफ़ियों के सामने इसको रखेंगे। तो आपने कैसा क्या आप मुतमईन हुए कि जो इसके कंटेंट्स वहाँ पे बताए गए थे कि उससे मुताबिकत रखते हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी हुकूमत एलेज कर रही है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन उनको हटाने के लिए आलमी ताकतों की दबाव की बुनियाद पर हो रही है? देखिए, जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का ताल्लुक है, वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे जो हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से आज हुई, जहाँ पे उन्होंने ब्रीफ किया। उसके साथ दीगर उनके वज़रा भी वहाँ पे मौजूद थे, वज़ीर दिफा भी वहाँ पे मौजूद थे। इस मीटिंग से पहले जो फ़ौजी हुकाम है, आला फ़ौजी हुकाम से भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात हुई। तो ये सारी मुलाकातें करने के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब हमसे मुलाकात की, वहाँ पर NSA मौजूद थे। देखिए, जहाँ तक उस ख़त के मंदरजात का ताल्लुक है, वो बड़े टू बी ऑनेस्ट वो कोई आम चीज़ नहीं है। अब वो जिसे होते हैं ना कि एक रूटीन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, आप किसी को कहते हैं कि जी ये चीज़ है, आपकी हुकूमत ये कर रही है, यहाँ पे हमारे मफादात टकरा सकते हैं। उसमें जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, उससे ये तासुर दिया गया बार बार कि आपके मुल्क में एक शख्स प्रॉब्लम है, और रूस का जिक्र आया और उसमें यह कहा कि इमरान खान का जो फ़ैसला है रूस जाने का वो गलत है। तो उनको जब हमारे नुमाइंदे ने आगे से बताया कि जी ऐसी कोई बात नहीं, ये रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी है, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये एक बंदे का मसला है। और इमरान खान साहब ने हमें बताया कि उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ हुई वो थ्रेटनिंग थी, इंसल्टिंग थी। और उसके बाद ये कहा गया कि जब उनसे कहा गया कि NSA के लेवल के ऊपर हमारी वैसे ही आपसे बातचीत हो रही है, हमारे सफ़ीर ने जब उनसे ये कहा तो उन्होंने कहा कि अब जो आगे बातचीत होगी वो हम फैसला करेंगे तहरीक अदम एतमाद के बाद। अगर वो कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और उसकी कुछ तारीख समझ आ सकी कि कब ये मौसूल हुआ? ये उनको 7 मार्च को, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन थी उनके पास इसलिए कि 7 मार्च को कन्वे किया गया पाकिस्तान को, लेकिन ऑब्वियसली जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन कंपाइल की थी उस ताकत ने, इसलिए कि वहाँ पे ये बड़ा ज़रूरी है कि किसी भी मुल्क का नाम नहीं लिया।
ना प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ना उनके किसी वजीर ने, ना NSA ने, किसी ने भी किसी मुल्क का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हम किसी मुल्क का नाम नहीं लेंगे, लेकिन इस ख़त के जो मंदरजात हैं उसके हवाले से आपको ब्रीफ करेंगे। तो उन्होंने बताया कि 7 तारीख को ये चीज़ कन्वे की गई, लेकिन ऑब्वियसली ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 6 को तो नहीं इकट्ठी की होगी, उसका टाइम लगा होगा, इकट्ठा किया गया होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं फिर वो बताई गई। और साथ उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई, वहाँ पे जो पाकिस्तान को मैसेज कन्वे किया गया, रजीम चेंज, इमरान खान की हुकूमत का खात्मा, और ये एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद बार ये बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने बार बार दोहराया। और उन्होंने कहा कि अब ये जो खत है पार्लियामेंट के इन कैमरा सेशन के अंदर भी हम पेश करें। प्राइम मिनिस्टर साहब से किसी की तरफ से वहाँ पे पूछा गया कि अगर ये ख़त आपको 7 तारीख को मौसूल हुआ तो उस वक्त से ही यहाँ पर इस बारे में बात क्यों नहीं शुरू कर दी गई? प्राइम मिनिस्टर साहब ने 27 मार्च तक का इंतजार क्यों किया कि जब एक आखिरी ट्रंप कार्ड के तौर पर इसको इस्तेमाल करें? और इस तरह का कोई सवाल हुआ कि अब आप इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये पूछा गया, बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से पूछा कि पहले क्यों नहीं आप इसको सामने लेके आए। उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत जो चीज़ें होती हैं वो आप पब्लिक डोमेन में नहीं लेके आते, लेकिन जो हमने देखा उनके बकौल, प्राइम मिनिस्टर साहब के बकौल उनका मौक़िफ़ ये है कि जो हमने देखा कि ये जो बैरूनी साजिश है इसके किरदार आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर हमने ज़रूरी समझा कि इस चीज़ को सामने लेके आया जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो आला अस्करी क़यादत है उसके साथ पहले ही तफसीलात शेयर कर दी गई हैं। उसके अलावा हुकूमती लेवल के ऊपर जो वज़रा वगैरह हैं उनको भी ये बताया गया। और आपको याद होगा कि कुछ वीक कबल शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक टेलीविज़न में बात करते हुए कहा था कि बैरूनी साजिश है और उस हवाले से मैं कल प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफिंग दूंगा। तो ये काफ़ी दिनों से ये सिलसिला एक और चल चीज़ रहा है। पूछूंगी, फिर मैं मुबशिर साहब की तरफ जाऊंगी। अब जो हमारी अस्करी क़यादत है उनकी आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब से 2 दफ़ा मुलाकातें होना भी ऑब्वियसली बड़ा अहम है इस हवाले से। लेकिन अरशद शरीफ साहब ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने ISPR को बाकायदा तौर पे लिखा, तो बिल्कुल उन्होंने रिस्पॉन्ड, अगर ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हमारा खारजी मामला है, तो उस हवाले से फिर कोई जवाब मिल सका कि हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी इसके ऊपर क्या पोजीशन है? अरशद साहब ने रिपोर्ट किया कि उनको ISPR से बाकायदा एक जवाब मिला कि जाएँ जाके वफाकी हुकूमत से पूछें इस बात। देखिए ये क्वेश्चन वहाँ पे भी उठा, बहुत सारे लोगों ने उठाया वहाँ पे ये क्वेश्चन, लेकिन हुकूमत की जानिब से बार बार ये कहा गया, और आज की मीटिंग के अंदर भी इमरान खान साहब ने कहा कि मैं फ़ौज के हवाले से कोई बात नहीं करना चाहता। हमारी फ़ौज आज अगर हमारा मुल्क कायम है तो उस फ़ौज की वजह से, ये इमरान खान साहब के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। और फ़ौज की तरफ से जो मौक़िफ़ आया आपको पता है, उन्होंने कहा कि हम तो एक ज़ेली इदारा है, इस हवाले से जो भी फैसला करेगी वो हुकूमत करेगी। अब हुकूमत का है कि वो किधर लेके जाते हैं, वो कहते हैं हमने तो अस्करी क़यादत को दिखा दिया, लेकिन ये डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर लड़ने वाली जंग है, लिहाजा इस वजह से इसमें लीड जो है वो फॉरेन ऑफिस लेगा। मुबशिर साहब, अब ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब मुकदमा पेश कर रहे हैं, अथर क्योंकि वहाँ पे मौजूद थे तो हमें बिल्कुल इस तरह ही बता रहे हैं जिस तरह आप यकीनी तौर पे इन्होंने वहाँ पे सुनी होगी बात। वो ये कह रहे हैं कि 7 मार्च को ये ख़त आना, फिर यकीनी तौर पे अगर ऐसी कोई बात और इस तरह का रब्ता वहाँ पे जो हमारे सफ़ीर मौजूद है उनसे हुआ तो वो यकीनन उससे पहले हुआ होगा। तो बात तो हो रही थी पहले से अदम एतमाद की, लेकिन अदम एतमाद लाई तो नहीं गई थी। तो ये मुकदमा उनका कि इससे पहले यूरोपियन यूनियन के सफ़ीरों की तरफ से जो बातें कह दी गई हमारे एक अपने फॉरेन पॉलिसी के से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर साहब को, इसके हवाले से वो कहते हैं कि इंसल्टिंग रिजीम चेंज के हवाले से और इस तरह की बाकायदा तौर पर उनसे बात की गई है। ये मुकदमा प्राइम मिनिस्टर साहब के नैरेटिव की हद तक और फिर उसके साथ जोड़ते हुए ग्राउंड रियलिटीज़ को माजी की, आप समझते हैं कि मजबूत हो रहा है या हो सकता है आगे? देखिए, मैं आपको पहले कह चुका हूँ, ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर ने ब्रीफ किया है अथर को, लेकिन हमारी जो अपनी मालूमात हैं कि एक डिप्लोमेटिक केबल थी जो ISI के साथ शेयर हो चुकी है, आर्मी के साथ पहले ही शेयर हो चुकी है। वज़ीर आज़म का ये कहना कि उन्होंने शेयर की है, तो मेरे ख़्याल में ये गलत बात है। जब डिप्लोमेटिक केबल आती है तो वो सबके साथ ऑलरेडी शेयर हो जाती है। तो पहली बात यह है कि वज़ीर आज़म, जैसे मैंने पहले कहा, वो इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ अपने, क्योंकि उनको पता है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उन्हें अपने लोगों को कोई ना कोई बयानिया देना है कि जनाब हमने जो है हमारी रजीम को अमेरिका हटाना चाह रहा था। जो डिप्लोमेटिक केबल होती है उसकी असेसमेंट होती है, ठीक है, वो हमारी सफ़ीर की असेसमेंट है, उन्होंने कर दी। यहाँ आकर के वो डिस्कशन हो गई, अपने अपने रेलेवेंट क्वार्टर्स में हो गई, और किसी ने उसको इस तरह नहीं समझा कि ये थ्रेटनिंग था। तशवीश का इजहार ज़रूर किया गया। हमारी तरफ से भी जो केबल्स जाती हैं उनमें भी कमोबेश ऐसा ही होता है। ये एक असेसमेंट होती है, ये नहीं होता कि वहाँ जो भी डिप्लोमेट है और हमारे डिप्लोमेट से मिले तो वो लिखना शुरू कर देते हैं। वो उस चीज़ उनकी बात सुनते हैं, आकर के अपनी असेसमेंट बनाते हैं। ये असेसमेंट है। ये डिप्लोमेटिक केबल ये नहीं होती कि वहाँ को शॉर्ट हैंड टाइप कर रहा है हमारा एम्बेसडर और वो वहाँ से भेज रहा है।
तो ये चीज़ तशवीश का इजहार बिल्कुल अमेरिका ने हमेशा ही किया है, और हमारे रिलेशंस अब अमेरिका के साथ जैसे हैं हमें भी ये बात पता है। ताहम ये कह देना कि इसका ताल्लुक जो है वो तहरीक अदम एतमाद से, आई थिंक ही इज़ ट्राइंग टू यूज़ गेट अ पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ इट, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो जो क्योंकि ये अतहर को भी या जितने सहाफ़ी वहाँ थे उनको दिखाई तो नहीं गई ना, इट्स प्राइम मिनिस्टर्स वर्ड अगेंस्ट द लेटर, ठीक है। अतहर ने शायद थोड़ी टेढ़ी आंखें करके देख लिया था, इनके साथ बिल्कुल असद उमर साहब बैठे थे जिन्होंने वो हाथ में खत दस्तावेज उठाया हुआ था मुबशिर साहब। यार वो अतहर ने देख लिया था ना, लेकिन मसला ये हाउ वुड अतहर नो के हाउ वुड अतहर नो के यार मैं 4 सफ़े रख के अपने पास बैठ जाऊं। आपको पता है कि जो सफारती मरासला होता है वो कोडेड होता है, ठीक है, इट्स डी कोडेड व्हेन इट कम्स हियर। तो ये कह देना कोडेड, क्या वो असद उमर ख़ुद नहीं पढ़ सकते तो असद हमारे काज़मी भाई बेचारे क्या पढ़ेंगे? तो वो कोडेड होता है, वो बाद में आके डी कोड किया जाता है। तो कहने का मकसद वही है कि वो उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड करना है, अपने लोगों के लिए करना है। तो कोई साजिश की जब तक बात है तो ये बात तो खुल के जी ज़रूर मैं इसमें ये ऐड करूंगा। ऑब्वियसली मुबशिर भाई वहाँ पे नहीं थे, पर उनकी मालूमात ज़्यादा हैं, उनको ज़्यादा पता है। मैं वहाँ पे था, मेरी इतनी मालूमात नहीं है। लेकिन जो लैंग्वेज यूज़ की, दुनिया की कौन सी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो होती है, जो थ्रेटनिंग होती है, मेरे भाई डिप्लोमेटिक सुने सर सुन लेना, मैं बता रहा हूँ। तो वो जो उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की गई, रजीम चेंज का जिक्र, और उसके अंदर स्पेसिफिकली वहाँ पे आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बैठे हुए, वहाँ पे आपके वज़ीर दिफा बैठे हुए, वहाँ पे आपके वफाकी वज़रा बैठे हुए, उससे पहले आपके वहाँ पे आला मेरे भाई आपको पता है कि वज़ीर दिफा जो हैं, वज़ीर दिफा किस कदर दिफा के अमूर में इन्वॉल्व होते हैं पाकिस्तान में, शायद आपको पता होगा, ठीक है। मैं ऐसे वज़ीर ख़ारजा वहाँ नहीं थे, ठीक है। NSA जो थे बिल्कुल वज़ीर ख़ारजा तो चाइना में है ना, जी वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ ना। देखें बात ये है, ये NSA को तो लेटर नहीं आया ना, ये तो लेटर फॉरेन ऑफिस आया। अच्छा, मुझे इजाज़त दीजिएगा मुबशिर साहब, वहाँ से आकर के मैं अपनी वो बात कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चन काज़मी को नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ऑब्वियसली उस ब्रीफिंग को कर रहा हूँ जो दी गई है, क्योंकि हमारे बहुत से जो सीनियर करस्पॉन्डेंट्स हैं इस्लामाबाद में, जिसमें मारियाना बाबर हैं या कामरान यूसुफ हैं, जिन्होंने फ़ॉरेन ऑफिस से रब्ता किया, इस चीज़ को प्रोब भी किया है। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि अगर ये इतनी ही कोई थ्रेटनिंग चीज़ थी तो वज़ीर आज़म 7 तारीख से लेके और आज जो है 30 तारीख है, वज़ीर आज़म ने 2 दिन पहले उसको लहराया। एक बात सिर्फ पूछ लें अतर साहब से कि रिस्पांस के हवाले से जब 7 मार्च से ख़त आया और आज 29-30 तारीख हो गई है और इतना थ्रेटनिंग खत है, तो रिस्पांस क्या है? क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई भी दुनिया का मुल्क कोई इस किस्म की बात करता है, मैं ये भी पूछूंगी अतर साहब से ब्रेक के बाद, और मैं ये भी पूछूंगी कि क्या वजह बनी कि उसके लिए भी फिर असद उमर साहब को और वजीर इत्तलात को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी आगे किया जाता, बाकायदा तौर पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आते और आकर पूरी कौम को भी बताते और इस बारे में बात होती। मैं इनसे पूछूंगी वहां पर भी क्या उनकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू थी इस बारे में। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें आज जो खबरें हावी रहीं तमाम मामलात के ऊपर, और वैसे एक बात ये भी कहते हुए कि पिछले कुछ अरसे के अंदर ये तमाम सियासी जमातें हैं, अपोजिशन का ये मफाद है कि वो काफ़ी अरसे से प्राइम मिनिस्टर साहब को हटाना चाह रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो अपने लिए फ़ाइट अपना इक़्तिदार बचाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर हमारी तवज्जो का महवर और मरकज़ भी ये सियासी मामलात ही बने हुए हैं। हमने काफ़ी दीगर चीज़ों को एक साइड लाइन किया हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली अब यही खबर है मेन। तो सनाउल्लाह साहब आप ये कि अब इसके ऊपर एनालिसिस क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मिनिस्टर इमरान जिनको काफ़ी एक पर्सनैलिटी के एतबार से एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर भी समझा जाता था कि उनके बड़े मद्दाह इस मुल्क के अंदर, बेशक उनकी गवर्नेंस के ऊपर बड़े सवालात रहे, आम आदमी तक इफेक्ट हुआ। अब हम जब जाके उनसे शॉर्ट्स लेते हैं, बात करते हैं, लेकिन ये अदम एतमाद के मामले पर जो हरबे उन्होंने आजमाए हैं, उन्होंने 27 मार्च को आवाम को भी बुला के देख लिया, सड़कों का रास्ता भी इख्तियार किया है, फिर उसके अलावा ये ख़त वाली बात हो गई है, और उसके ऊपर भी आके अब ज़्यादा फोकस जो हमें तर्जुमानों का नज़र आता है वो मीडिया के हद तक बयानियाँ बनाना जो आवाम तक पहुँचेगा। ये हरबे ठीक थे या प्रायोरिटीज़ मुख्तलिफ होनी चाहिए थी तो बचत हो सकती थी? देखिए, हकीकत तो उनको पता है जिसकी वजह से उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया, और अगर ये ना करते तो फ्यूचर में जो सियासत उन्होंने करनी है वो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाती। अब वो एक बयानिया बना रहे हैं, और वो आइंदा के जो
लाएअमल है सियासत का या आइंदा के आम इंतखाबात होने हैं, उसकी वो अब तैयारी कर रहे हैं। उनको अब मौजूदा उनको पूरी तरह यकीन है, और आज से नहीं काफ़ी अरसे से उनको यकीन हो चुका है, और उनकी आँख और कान है, IB है, बाकी इदारे हैं जिनके ज़रिए वो मुसलसल राब्ते में रहते हैं और रिपोर्टें लेते रहते हैं। और ये रिपोर्ट भी उनको IB ने दी थी कि सिंध हाउस में कितने लोग बैठे हुए हैं, और ये वो तो बताते हैं 10-12, IB ने उनको रिपोर्ट दी थी 25 लोगों की, और नाम भी दिए थे, वो लोग भी हैं। और आज देखें उनका बयानिया अगर कामयाब होता तो वो लोग जो खुल गए थे, जो खुलेआम आ गए थे, जिन पे 1-2 मरतबा पब्लिक की तरफ से नारेबाजी भी कराई गई, सिंध हाउस पे हमला भी किया गया, अब वो इस्लामाबाद में खुलेआम फिर रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता, ना उन पे नारेबाजी करता है। जॉगर पहन के जॉगिंग कर रहे होते हैं वो 10-12 लोग, होटलों में बैठे होते हैं, आप F7 में जाएँ, F6 में जाएँ, वो आराम से बैठे होते हैं। तो बयानिया वो जो समझ रहे थे ना, वो इतना आसान नहीं है कि उसको वो चला सकेंगे। जब वो इक़्तिदार से उतरेंगे तो फिर उनको पता चलेगा कि उनके साथ कौन कौन है। इनकी अपनी पार्टी के कई लोग आज ही छोड़ के चले गए हैं। आज सिंध हाउस में जो जोराना है वहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं। फवाद साहब के कज़न भी मौजूद, फवाद साहब के कज़न थे। आप देखें सबसे बड़ा उनके जो सबसे करीबी बंदे थे डॉक्टर आमिर लियाकत, जो 3-4 रोज़ पहले हफ्ता कबल उनसे मुलाकात की थी, वो बैठे हुए हैं। और आइंदा 2-3 रोज़ में आप और मज़ीद लोग भी देखेंगे जाएंगे, और कैबिनेट के कई लोग जाएंगे। GDA के बारे में बातें आ रही हैं कि GDA के कुछ लोगों ने रब्ता किया है। तो ये बयानिया जब इक़्तिदार में बंदा होता है और जब उतरता है ना, तो बिल्कुल हर चेहरा तब्दील हुआ होता है। अच्छा अतर, मैं इस पे अगर मुझे इजाज़त दीजिएगा कि मैं इस पे आपका एनालिसिस भी जानना चाहती हूँ कि अब आप ऑब्वियसली आप ज़्यादातर वक्त बरतानिया में रहते हैं, जो कि डेमोक्रेसीज़ के हवाले से पूरी दुनिया एग्जाम्पल वहाँ से लेती है, लेकिन अब ये एक मामला एक बिल्कुल आइनी ऑप्शन था। बड़ा कम होते हैं हमारे यहाँ के आइनी तरीक़ाकार से प्राइम मिनिस्टर घर जाए। तो एक ऑपोजिशन ने तरीका अपनाया जिसको आइन उनको इजाज़त देता है, उसमें हुकूमत की तरफ से इत्तेहादी भी नहीं बचा सके। अब इत्तेहादी इस तरह नहीं था कि डिसाइडेड था शुरू से, काफ लीग ने अपना फैसला आखिरी वक्तों में बदला है। MQM की तरफ से कल रात तक, जो कि अब काफ़ी वक्त हो चुका है, उन्होंने बड़ा सोच विचार के बाद ये काम किया है। और जो मुनहरिफ अरकान भी हैं, जिनको कोशिश भी की गई हुकूमत की तरफ से लाने की, इस हद तक जो सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि वो होटल्स में बैठे हैं तो उनको आवाम की धमकी दी गई, ये भी कहा गया पार्लियामान में आप इनमें से गुजर के जाएंगे। तो आप इसको भी देख रहे हैं कि ये इंटरनेशनल जो पावर्स हैं उनको रिजीम चेंज, और ये इस पे हमारे जज्बात जितने भी हों कि वो इमरान खान को देखना ही नहीं चाहते। लेकिन दूसरी तरफ एक हकीकत के तौर पे ये भी तो मौजूद है कि ये जो कुक अप हो रहा था इतने अरसे से, ये इत्तेहादी आज रातों रात तो नाराज़ नहीं हो गए, मैनेज नहीं हो पाया इमरान खान साहब से, उनकी हुकूमत से। देखिए, जहाँ तक इंटरनेशनल सिनारियो का ताल्लुक है और वहाँ की जमहूरियत का ताल्लुक है, मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। मियाँ साहब के हवाले से यहाँ से कुछ सहाफ़ी कोर्ट में गए कि मियाँ साहब को इजाज़त दी जाए कि उनको मीडिया पे आने की इजाज़त दी जाए। मियाँ साहब लंदन में बैठे हुए, मुतअद्दिद बार उनको BBC ने कांटेक्ट किया है कि आए हमें इंटरव्यू दें। क्यों नहीं दे रहे वो BBC को इंटरव्यू? इसलिए कि वहाँ पे ना उनको फुल टॉस मिलनी है, ना प्यारे प्यारे क्वेश्चन करने। वहाँ पे एक परसेप्शन है कि जिसके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम हो, जैसी हमारी अपोजिशन के ऊपर इल्ज़ामात हैं, ये उधर किसी को मुंह नहीं दिखा सकते बाहर। सियासत बहुत दूर की बात है। इसहाक डार साहब गए थे ना, इसी परसेप्शन से गए थे। BBC ने क्या किया था उनके साथ वहाँ पे, इसलिए कि वहाँ पे इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है। अब दूसरा ये बात है कि ये तहरीक अदम एतमाद है, ये यकीनन आईनी है, लेकिन जिस तरीके से लोगों को तोड़ा गया, जिस तरीके से सिंध हाउस में लोगों को बैठाया गया, क्या वो कौन से आइन की किस आर्टिकल के तहत उन्होंने किया? अब 63A की बात होती है। जिन लोगों ने इसको आइन में शामिल करके ये दावे किए थे कि हमेशा के लिए हमने हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म कर दी, जिन्होंने अपनी तकरीरों में कहा कि फलाने साहब, 63A के बारे में भी आज इंडिया अदालत ने दिया कि हम वापस पार्लियामान में भेज रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, ये 65 में भी थी और उससे पहले भी। ये तो देखें 14वीं तरमीम में डाली गई थी ना। तो जिन लोगों ने डाली थी और जो इसका क्रेडिट लेते थे, और मियाँ साहब ने गुजरांवाला के जलसे में किसी शख्स के ऊपर बड़ा तनकीद की कि हमने हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म करवा दी थी और आपने दोबारा आके शुरू की, आप जवाब दें ये साहब। तो अब जो है वो वही लोग कह रहे हैं कि ये जो आर्टिकल है आइन में, ये तो एक तरह से डेकोरेशन पीस है, जाओ वोट डालो, हुकूमत गिरा दो, बाद में देखी जाएगी जो होगा। तो क्या आइन का स्पिरिट ये है कि हुकूमत गिर जाए, उसके बाद सीट हो जाए बंदा और अगले इंतखाबात में नई वो दोबारा मंतखब होकर आ जाए? स्पिरिट ये भी नहीं है कि किसी को डिक्टेटर बना दिया जाए और तमाम को वो रस्सियों से बांध के रख ले। तो ये भी आइन की फिलॉसफी डिफरेंट है। नहीं, देखें रजा रुबानी साहब ने इसी सेनेट के अंदर खड़े होकर रो के कहा था ना फौजी अदालतों पे कि ये मेरी पार्टी की अमानत है इसलिए डाल रहा हूँ वोट, अदरवाइज मैंने फौजी अदालतों को वोट नहीं डालना था। तो उस वक्त वो किसी डिक्टेटर के कहने पे कह रहे, वो उनके जाती वो भी तो हो सकती है ना, एक्सटेंडिंग भी हो सकती है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो मैं फिर दोबारा एक पर आप लोगों को लेके आने की कोशिश करूंगी कि ये दो मामला आते हैं, एक इंटरनेशनल साजिश की बात है, लेकिन दूसरी तरफ भी तो हकीकत है। परवेज इलाही साहब ने जो बातें की थी, कुछ उनका भी जिक्र करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, वक्त थोड़ा कम है। मैं क्विक कमेंट पहले मुबश्शिर साहब आपका, अब ये सवाल आपसे करते हुए ताकि मेरा प्रोग्राम कंक्लूड हो सके ऑपोजिशन क्या जो अभी तक उन्होंने बातें की हैं ये अदम एतमाद कामयाब हो जाती है? इसके अब ऑब्वियसली चांसेस तो बहुत हैं नंबर्स के हवाले से, तो उसके बाद संभाला दे सकती है जो हालात हैं, जो इकोनॉमी मईशत के हवाले से हालात हैं, जो बाकी मामलात हैं मुल्क के इस वक्त? जी मुझे नहीं लगता इस वक्त अपोजिशन का जो 1 पॉइंट एजेंडा वो यही है कि इमरान खान को पहले हटा लें फिर आगे देखेंगे। जिन माशी चैलेंजेस का हमें इस वक्त सामना है और वो इतने गंभीर हैं कि मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा जो भी नेक्स्ट सेटअप आएगा कि वो इनको संभाला दे सके। IMF आपके सर पे बैठा हुआ है, आपको उनको भी मुतमईन करना है, फैटफ का मसाइल अलग से हैं, फिर पाकिस्तान के जो खारजा मामलात हैं वो भी प्रॉब्लम है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन के पास आगे का भी कोई प्लान है, और हमेशा हमारे यहाँ यही जो है बदनसीबी रही है कि जो भी रजीम चेंज होती है, जो अगला रजीम लेके आता है उसके पास कोई प्लान नहीं होता। इमरान खान इज़ वन एग्जाम्पल, उन्होंने अपोजिशन में क्या क्या कहा, हर तरह के सलूशन थे उनके पास, लेकिन जब पावर में आए तो उनका एक सलूशन काम नहीं आया। उनको ये पता लग गया कि इक़्तिदार में आना और अमली जामा पहनाना अपनी बातों को किस कदर मुख्तलिफ होता है। अतर अब ये आखिर में मैं आपसे, ये एक शेर आया की मिसाल होती है। अब थोड़ा सा आवाम की हद तक आप लोग बेशक बड़े इस चीज़ के ऊपर कह रहे हैं कि ये एक बयानिया प्राइम मिनिस्टर साहब इस खत का चला लेंगे, लेकिन आवाम ने देखा उन्होंने सबको चोर कहा लेकिन एहतसाब किसी का नहीं कर सके। मईशत के हवाले से उन्होंने कहा मेरे पास बेस्ट टीम है, लेकिन 4 वज़राए खारजा को तब्दीली काबीना के अंदर कितनी दफ़ा हुई। ये चीज़, ये झिझक और जो झाका एक कहा जाता है लफ्ज़, वो आवाम के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब का ब्रेक हो चुका है। देखें, मैं इस पर थोड़ा सा डिफ़र करूँगा। पाकिस्तान की सियासत और सहाफ़त वो दोनों अभी तक 90 की दहाई में फंसे हुए हैं। ये टिकटॉक का दौर है, चीज़ें बहुत आगे निकल गई हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ अच्छा, अवाम नोट नहीं करेंगे कि उन्होंने किया क्या? आप मूड देख लें अवाम का, जितने लोग यहाँ पे इमरान खान ने इकट्ठे किए, महंगाई थी, बैड गवर्नेंस थी, सब कुछ। 10 लाख नहीं थे, लेकिन यहाँ पे तो ये है ना कि 3 साल की हुकूमत और 3.5 साल की इतनी अनपॉपुलर है। बयानिया ये दिया गया कि हेलमेट पहन के तुम अवाम में जाओ। मेलसी में हमने देखा, नहीं जलसे हमने देखे, अवाम के बड़े बड़े जलसे हुए, और जो बयानिया जो हुकूमत जलसे लेके आती है वो सनाउल्लाह को भी पता है, उसमें असातिज़ा से लेके अपने ये सर वो वाले जलसे नहीं है सर, ये वो वाले जलसे नहीं है, ये पटवारियों वाले जलसे नहीं है, मान लें आप। चले पटवारियों वाले जलसे नहीं है। कामयाब होने के बाद जलसा होगा वो बिल्कुल देखें, पहले तो ये इल्जाम था ना कि इस्टेब्लिशमेंट करवाती है और ATMs करवाती है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन बड़ी माजरत आप लोगों से, बहुत शुक्रिया आप सबका। मेरा एक पर्सनल ख्याल इसके ऊपर ये भी है कि हमारे यहाँ एक्टिविटी इतनी कम होती है बाहर निकलने के लिए कि अच्छा लगता है जब सियासी गहमा गहमी लगती है तो उस जलसे के अंदर हमारे अवाम भी पहुँच जाते हैं। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी आपका, सनाउल्लाह साहब आपका, मुबश्शिर ज़ैदी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। अब इंशाल्लाह नाज़रीन देखते हैं कल क्या होता है, बड़ा अहम दिन होगा कल, आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।